Hey guys, hopefully everyone is doing well. Today's target is to solve question related to financial statement with adjustment. हम 5 से 6 क्वेश्चंस अब तक कर चुके हुए हैं और आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि लेफ्ट साइड पे हमेशा वी डू हैव ट्रायल बैलेंस और राइट साइड पे हमेशा वी डू हैव एडजस्टमेंट्स। ये ट्रायल बैलेंस क्यों है हम रोज डिस्कस करते हैं बिकॉज वी डू हैव 2 कॉलम्स, ऊपर रुपीज लिखा हुआ है। लेकिन साथ में आपने ये चीज पेपर में जरूर चेक करनी है, इफ टोटल ऑफ बोथ साइड इज अवेलेबल देन इट्स अ ट्रायल बैलेंस। और अगर ऐसे 2 कॉलम्स बने हुए हैं, ऊपर रुपीज भी लिखा हुआ है लेकिन टोटल अवेलेबल नहीं है, तो तब आपने उसको ट्रायल बैलेंस नहीं करना। और ट्रायल बैलेंस क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसेट्स और एक्सपेंस वो डेबिट यानी फर्स्ट कॉलम, लाइबिलिटीज और इनकम वो सेकंड कॉलम यानी क्रेडिट के कॉलम में लिखा होता है। एक्सपेंस एंड एसेट फर्स्ट, लाइबिलिटीज और इनकम सेकंड। अच्छा, ये हल्का सा ब्लरी विजन है तो मैंने साथ में या नोट करके लिख दिया है। सो इफ यू आर अनएबल टू सी ओवर हियर यू कैन चेक rather downside to see what adjustments are available. As usual हमारे पास वही 4 साइड्स हैं और हमने सिंपली इन 4 साइड्स को फिल करना है। ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ था and it is in your knowledge when we have adjustments, adjustment would be solved as our first step. ये ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। आज हमने कम इंट्रोड्यूस करवाया क्योंकि बहुत सारी बातें हम ऑलरेडी ये जानते हैं। अब 4-5 क्वेश्चन हो चुके हुए हैं। सो वी आर रेडी टू सॉल्व आवर क्वेश्चन। लेट्स बिगिन। ए एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट है वेजेस पेएबल। इसमें 2 हिस्से कर लेते हैं। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है जो हम डायरेक्ट साइड पे जाएंगे और पेएबल आउटस्टैंडिंग होती है। तो ये डायरेक्ट साइड है जो कि स्टार्ट होगी एज यूजुअल सेल से। उसके बाद हम इनमें से रिटर्न इनवर्ड लेस कर देंगे, तब आपके पास ओपनिंग स्टॉक होगा। आप उसमें ऐड करेंगे परचेजेस को और फिर उसमें से लेस करेंगे रिटर्न्स आउट को और फिर लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक को। और अब हम बात कर रहे हैं वेजेस की। आउटस्टैंडिंग यानी पेएबल अभी तक अदा नहीं किया तो दैट आउटस्टैंडिंग वुड बी एडेड ओवर हियर और इसको हमने एक्चुअली पेएबल लिखा हुआ है एडजस्टमेंट। सो 2 काम हमने करने हैं। एक तो यहां से सबसे पहले वेजेस को ढूंढते हैं, तो ये वेजेस लिखी हुई हैं और मैंने आपसे कहा है जब आपने पेपर में इसको सॉल्व करना है तो हमेशा यहाँ स्केल रखना है ताकि एग्जैक्ट सामने वाली अमाउंट आप पिक कर सकें। सो ये ट्रिकी चीज है। अगर आपकी एक भी अमाउंट ऐसे टेढ़ी होके 375 पे चलेगी इंस्टेड ऑफ 6575, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा और बाद में आपको यहां से लेकर फ्रॉम ए टू जी हर अमाउंट को दोबारा चेक करना पड़ेगा कि कहां से मिस्टेक हुई है। सो मैं रिक्वेस्ट क्या की है, आपने यहाँ स्केल रखना है और बिल्कुल एग्जैक्ट सामने वाली अमाउंट को पिक करना है। 6575 ओरिजिनल अमाउंट ऑफ वेजेस। और सेकेंडली आपने यहाँ देखना है एडजस्टमेंट में क्या है। आउटस्टैंडिंग है 500 और 500 आउटस्टैंडिंग को आपने ऐड करना है। ओरिजिनल अमाउंट प्लस आउटस्टैंडिंग। फर्स्ट इफेक्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड इफेक्ट के लिए चूंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी होता है तो यहां पर आपने वेजेस पेएबल बेटर टू राइट ओरिजिनल नेम विच वाज प्रेजेंट इन एडजस्टमेंट, वो 500 है और 500 को आपने लाइबिलिटी साइड पे लिख दिया। ले जी, 2 इफेक्ट्स आपने कंप्लीट कर लिए। एक आपने यहां पर डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग और लाइबिलिटी साइड पर अपोज कर दिया। फर्स्ट एडजस्टमेंट is completed. Now second adjustment, bad debts provision। और as usual मैंने हम पिछले लेक्चर में भी हमारी ये डिस्कशन हुई थी, तो यहाँ पर आप पुट करेंगे बैड डेट्स। पहले ही वो कलर में लदा आ रहा है, इसमें आपने ऐड करना है एडिशनल बैड डेट्स को, फिर ऐड करना है न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को और लेस करना है न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ओके, और फिर एसेट साइड पर भी हमने कल देख लिया था। यहां सबसे पहले आपने सन्ड्री एसेट्स लिखने हैं। मैं रेड कलर ढूंढ रहा था। सन्ड्री डेटर्स आप लिखेंगे और उसमें से न्यू या राइट
ऑफ बैड डेट्स, उसको न्यू बैड डेट्स भी बोलते हैं, उसको लेस करेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और लेस करेंगे न्यू रिजर्व फॉर बैड डेट्स को। अच्छा जी, अब इसको एक्चुअली ज़रूरत है अलग कलर करने की, मैं इसलिए रेड कर रहा हूँ ताकि ये एडजस्टमेंट हम चूंकि दूसरी दफ़ा कर रहे हैं तो अच्छी तरह से आपके माइंड में रहे कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। अच्छा, अब एक और बात आपने समझनी है कि जब भी बैड डेट्स की एडजस्टमेंट आएगी सबसे पहले आपने बैलेंस शीट में आना है। हालांकि आप यहाँ पर भी फर्स्ट इफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे क्या रिक्वेस्ट की, आपने एसेट साइड पर आना है और ये वाले स्टेप्स को पूरे करने हैं। सबसे पहले सन्डी डेटर्स ढूंढते हैं। जी, ये आपके पास तीसरे नंबर पे लिखे हुए डेटर्स और क्रेडिटर्स। अगेन वी डू हैव टू अमाउंट्स 30,000 और 81। अब इनमें से डेटर कौन है और क्रेडिटर कौन है, यही बात मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि दीज टू कॉलम्स आर वेरी हेल्पफुल। इफ टोटल इज अवेलेबल एंड दिस इज ट्रायल बैलेंस तो एसेट डेबिट साइड पे होते हैं। अब इन दोनों में से एसेट कौन सा है, डेटर्स एसेट होते हैं, वो पहले लिखे हुए हैं। सो 30,000 को आपने डेटर समझना है एंड वी आर गोइंग टू राइट इन फर्स्ट कॉलम। अच्छा जी, अब एडजस्टमेंट में वापस चलते हैं। बैड डेट प्रोविजन लिखी हुई है, ध्यान से आपने इस बात को फॉलो अप करना है। इन पूरी एडजस्टमेंट में राइट ऑफ बैड डेट्स नहीं है, यानी न्यू बैड डेट्स नहीं है, बैड डेट प्रोविजन है। बस यही चीज है जिससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपने इस बात को अच्छी तरह से समझना है कि इस क्वेश्चन में राइट ऑफ बैड डेट्स थे ही नहीं, और जब यहां नहीं है राइट ऑफ बैड डेट्स तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर भी जो एडिशनल बैड डेट्स या न्यू बैड डेट्स हैं वो जीरो हो जाएंगे। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं। बैड डेट प्रोविजन टू बी एडजस्टेड 2% ऑन डेटर्स। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, डेटर्स की अमाउंट में से एडिशनल लेस किए थे, तो जो यहां अमाउंट आई थी उस पर आपने कैलकुलेशन की थी। अब यहां पर बेसिकली वैसे ही सेम अमाउंट चल रही है। सो 30,000 को आप पिक करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 100। ये 2 कहां से आया, ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ था, मैं आपको चेक करवाता हूँ। देखिए बैड डेट्स 2%, और ये 30,000 कहां से है, ये डेटर्स 30,000 गिवन थे। चूंकि इस क्वेश्चन में राइट ऑफ बैड डेट्स नहीं थे, यहाँ पर राइट ऑफ बैड डेट्स नहीं थे, तो 30 की 30,000 अमाउंट आपने नीचे उतार ली जीरो माइनस करके, और 30,000 रुपए पे 2% आपने कैलकुलेशन करनी है। 30,000 अमाउंट ऑफ डेटर्स और फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 और डिवाइड करना 100 से। इस तरह से आपके पास न्यू प्रोविजन रिजर्व अलाउंस वो आ गया। मैंने आपको लास्ट टाइम समझाया था कि ये एक ही नाम, और फाइनली आप अपनी अमाउंट को बाहर लिख सकते हैं। 30,000 वापस आ गया था और इसमें से आपने न्यू रिजर्व को भी लेस करना है। सो 29,400 फाइनल अमाउंट ऑफ डेटर्स है जो आप बाहर की तरफ लिखेंगे। ये फर्स्ट इफेक्ट कंप्लीट हुआ है। राइट ऑफ थे नहीं, जीरो लगा, 30 का 30 नीचे आ गया, और इस 30 को पिक करना है, इस पे 2% कैलकुलेट करके और उसको भी लेस करके बाहर लिख देना। ले जी, ये इसका फर्स्ट इफेक्ट कंप्लीट हो गया। अब इधर हम इनडायरेक्ट साइड पे आएंगे, वहां चेक करें ये न्यू रिजर्व और ये न्यू प्रोविजन, और वो कौन सी अमाउंट है, ये जो हमने 600 कैलकुलेट की है वो न्यू प्रोविजन की अमाउंट है। सो एक्चुअली एडजस्टमेंट में देयर वाज ओनली वन थिंग, न्यू प्रोविजन, तो 600 आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लिख दिया और 600 डेटर में से लेस कर दिया। आपको जहां मैंने ये समझाया हुआ पिछले लेक्चर में ये चारों चीजें क्या होती हैं, यहाँ से क्यों लेस कर रहे हैं, तो वो प्लीज आप एक दफा दोबारा देख लीजिएगा। ले जी, हमारे पास ये सेकेंड एडजस्टमेंट कंप्लीट होगी। अब आपने थोड़ा सा दिमाग और जगह बनाए, और ये पहली दफा हमारे पास एडजस्टमेंट आ रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। कैपिटल पे इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या है, कारोबार का मालिक जो कारोबार में पैसे देता है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल, एंड ऑब्वियसली ही मे have invested this amount in any bank or investment company. So instead of keeping that amount in bank, he is investing this amount in the business. So he has right to receive the interest. तो capital वो पैसा जो कारोबार का मालिक कारोबार में लगाता है, वो लगाने को तो बैंक में भी लगा सकता था, इन्वेस्टमेंट कंपनी में लगा सकता था, वहां से उसको इंटरेस्ट रिसीव होना था। मगर अब चूंकि वो बिजनेस में लगा रहा है तो ये कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका राइट है कि उसको इस पे इंटरेस्ट दिया जाए, तो कारोबार के लिए ये बोझ है। सो आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस साइड पे जाएं और वहां पे आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पर हेडिंग थी लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, और यहाँ पर आपने इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। और वो कैसे कैलकुलेट करना है, दो चीजें आपको चाहिए। पहले तो आपको कैपिटल चाहिए, सो आप ये चेक करें कैपिटल सबसे एंड पे ये लिखा हुआ है कैपिटल और 50,000 सेकेंड लास्ट रो के अंदर कैपिटल 50,000। और आप इस 50,000 को भी साथ में चेक कर लें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5,000, तो 50,000 का 5%। यहाँ पर आप मेंशन कर दें ताकि आपको भूले ना, 50,000 का 5% निकाल कर आपने एक्सपेंस साइड पे क्यों लिखना है। मैंने आपको बताया कि कैपिटल कारोबार का मालिक का पैसे देता है और बिजनेस उसको इस पे इंटरेस्ट देता है, इसलिए ये आपका एक्सपेंस है। 50,000 का कैपिटल था और 5% एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो आपने ये भी कैलकुलेट कर लिया। अब फिक्स लाइबिलिटीज में आए सेकेंड इफेक्ट करने के लिए, सबसे पहले आपने कैपिटल लिखना है। और चूंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली इट्स राइट ऑफ ऑनर, तो दैट इज व्हाई यू विल ऐड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बाकी 5 एडजस्टमेंट्स की तरह आपने इसको भी याद कर लेना है, एक्सपेंस में लिखना है और कैपिटल में ऐड करना है। सो 2500 वुड बी रिटन ऑन फर्स्ट कॉलम। ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट कंप्लीट डबल इफेक्ट के साथ। आगे आ गया जी क्लोजिंग स्टॉक, और ये हम पहले से ही जानते हैं। इसका पहला इफेक्ट आप डायरेक्ट एक्सपेंस में देखेंगे, ये जगह बनी हुई है। और क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट चेक कर लेते हैं, 15,000 है। राइट डाउन इन डायरेक्ट साइड और करंट एसेट साइड पे भी जाके आपने क्लोजिंग स्टॉक मेंशन कर दें, लेकिन सेकंड कॉलम में 15,000 आप लिख दें। ओके गाइस, इस तरह से हमारी ऑल 4 एडजस्टमेंट विद डबल इफेक्ट कंप्लीटेड। ये जो चारों एडजस्टमेंट थी इनके दो दो इफेक्ट हमने कर दिए और कंप्लीट करके अब ये वाली साइड ओके है, और हम लेफ्ट साइड पे आएंगे और एक एक चीज पिक करेंगे और अपनी अपनी जगह पे जाके पोस्ट करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक और उसकी जगह ये हमने बनी हुई है, आई थिंक दैट वाज 10,000। दोबारा चेक कर लेते हैं, यस 10,000 ओपनिंग स्टॉक। नहीं जी, फिर आज हमारे पास दो दो अमाउंट्स लिखी हुई हैं। ये देखें लिखा हुआ है परचेज एंड सेल्स। आगे दो अमाउंट्स हैं और ये 2 कॉलम्स विच वी हैव एज ट्रायल बैलेंस कॉलम्स। सो वी हैव अ बेनिफिट। How we would know where is purchase and where is sale. Purchase is your expense. Expenses should be debit. So ये जो डेबिट की लाइन है इसमें परचेज लिखी हुई है। आपने ये बिल्कुल नहीं सोचना कि पहले नाम परचेज लिखा हुआ है तो पहली अमाउंट भी कर लेते हैं। सो ये सीक्वेंस नहीं है, ये सेंस ये है कि परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट साइड पे होते हैं, तो पहला कॉलम जो है वो डेबिट साइड का है। तो 40,000 रुपए की परचेजेस हैं, उनको आप यहाँ लिख दें। नेक्स्ट आपके सामने सेल्स हैं, वो दूसरी तरफ लिखी हुई हैं 1 लाख की। सो यहाँ पर 1 लाख आप लिखेंगे क्योंकि हम वेट करेंगे शायद इनमें रिटर्न्स भी आ जाए। उसके बाद है जी प्लांट। प्लांट एंड मशीनरी इज योर फिक्स्ड एसेट। आप यहाँ पे मेंशन करें पहले प्लांट एंड मशीन, सेकंड कॉलम यूज करेंगे क्योंकि इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 35,000 इसकी अमाउंट है, वो लिख दें। ओके जी, उसके बाद है फ्री होल्ड प्रेमिसेस। प्रेमिसेस क्या होता है, बेसिकली तो एसेट होता है, लेकिन आपने ये समझना है कि बिल्डिंग के राइट लेफ्ट पे जो खाली जगह होती है, जो आपने कंस्ट्रक्शन की हुई है, उसके अलावा जो खाली जगह है अगर आप उसको भी बिल्डिंग के साथ मिला लें तो वो प्रेमिसेस होता है। फ्री होल्ड का मतलब है कि वो आपकी अपनी ही जगह है, उसके ऊपर किसी और का कब्जा नहीं है। सो फ्री होल्ड प्रेमिसेस मतलब आपने उसे गिरवी नहीं रखवाया, रहन नहीं रखवाया, बैंक के पास वो नई प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ आपकी है। सो फ्री होल्ड प्रेमिसेस एसेट है 24,000 रुपए का। पहले आप यहां उसे मेंशन कर दें फ्री होल्ड प्रेमिसेस। ये भी सेकंड कॉलम में जाएगा क्योंकि इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। 24,000 की अमाउंट है, वो आप यहाँ मेंशन कर दें। क्लियर हो गया, प्लांट भी एसेट है और प्रेमिसेस भी एसेट है, याद रखना अब आपका काम है। नेक्स्ट है जी सैलरीज, 5,000 की हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरीज मेरे ख्याल पहले मेंशन नहीं है, सो हम यहाँ पर सैलरीज और सेकंड कॉलम में जाएंगे और अमाउंट ऑफ सैलरीज पिक करेंगे, दैट इज 5,000। हम होपफुल कि हम डायरेक्शन हमारी सही है, अदरवाइज ये दरमियान का जो फासला ना ये वाला, ये काफी ज्यादा है, तो सिस्टम पे आप बगैर स्केल के इट इज लिटिल डिफिकल्ट। सो सैलरीज 5,000 की होगी। वेजेस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 6575 में, दिखा भी देता हूँ, लुक एट हियर, डायरेक्ट एक्सपेंस में लिख दी हुई है। नेक्स्ट है जी कैरिज आउट।
ये जो कैरिज इन होता है वो डायरेक्ट और कैरिज आउट इनडायरेक्ट होता है। सो आप ऑपरेटिंग साइड पे जाके कैरिज आउट मेंशन करेंगे, सेकंड कॉलम यूज करेंगे और कैरिज आउटवर्ड जो है वो 375 है, यहाँ पर मेंशन कर दें 375। समझते जाइएगा। आपसे एक और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जब अगर थोड़ी सी आपको लगे ना कोई एक चीज जल्दी गुजर गई है तो आप वीडियो को पॉज कर दें और उस स्क्रीन को दोबारा देखें, या फिर 10 सेकंड पीछे कर दें, उसको दोबारा सुन लें। सो वीडियो का यही फायदा होता है कि कोई चीज क्लास में तो अब लाइव चल रहा है, अगर कोई बच्चा स्टूडेंट बीच में से बोलता नहीं है तो वो टीचर तो आगे चलता ही जा रहा है। तो ये वीडियो का आपको क्या फायदा है, अगर कोई चीज आपको थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है तो आप उसको पॉज करके पहले अपने दिमाग में उसकी जगह बना लें, फिर ना समझ आए तो रिवर्स कर लें, रिवर्स करके दोबारा सुन लें। उम्मीद यही है कि फिर समझ आ जाएगी। तो वीडियो लेक्चर के फिर जो बड़े बेनिफिट्स हैं उनमें से भी एक है। कैरिज आउट कंप्लीट हो गया, प्रिंटिंग है आगे। प्रिंटिंग अगेन इट्स योर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऑपरेटिंग, तो प्रिंटिंग एक्सपेंस लिख दें, साथ में इसकी अमाउंट देखते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है एक्चुअली 400, पहले 400 लिख देते हैं और इसका नाम भी हम यहाँ पे ऑल्टर कर देते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ख्याल करना है आपने इंग्लिश में भी छोटी सी भी मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट है जी बैड डेट्स। अब आपको मैंने ये डिस्कस किया था कि जो बैड डेट्स आपके ट्रायल बैलेंस में होते हैं वो ओल्ड बैड डेट्स होते हैं। सो बैड डेट्स 500 हमने पहले ही नोट किया हुआ है, यहाँ से ये देखें और लिख दें आप यहाँ पर 500। अच्छा जी, बैड डेट्स भी कंप्लीट हो गया। आगे लिखी हुई है प्रोविजन। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो वो ओल्ड होती है और इसकी अमाउंट थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन, ये इसके सामने लिखी होनी चाहिए थी 225, ये थोड़ा सा नीचे लिखी हुई है। अब आपने ये भी समझना है कि प्रोविजंस और रिजर्व्स ये हमेशा क्रेडिट साइड पे आपको नजर आएंगे। सो 225 अब प्रोविजन है ओल्ड, जिसकी जगह हमने ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है। अब इसका मतलब है ये एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गई। 500 प्लस 0 और प्लस न्यू रिजर्व करके माइनस ओल्ड रिजर्व, तो ये आपके पास फाइनल अमाउंट आ गई जो बैड डेट्स की प्रोविजन के साथ आपने कैलकुलेट की है। इसको भी जरा चेंज कर दें ताकि सारे बैड डेट्स अलग नजर आए। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि इसको बार बार देख सकें। अच्छा जी, बैड डेट्स प्रोविजन हो गई। उसके बाद है ट्रेड एक्सपेंस, दैट इज 750। ट्रेड एक्सपेंस भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और सेकंड कॉलम यूज होगा क्योंकि इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो ट्रेड एक्सपेंस आपके पास है 750, यहाँ पे मेंशन कर दें सेकंड कॉलम के अंदर। और इस तरह से नेक्स्ट है कैश इन हैंड, ये आपका एसेट होता है और करंट एसेट है, आप यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं कैश इन हैंड, सेकंड कॉलम यूज करेंगे और ध्यान से इसकी अमाउंट चेक कर लेते हैं। 5250 कैश इन हैंड की अमाउंट है 5250। ओके, सो हम एसेट साइड पर मेंशन कर देते हैं 5250। ले जी, कैश इन हैंड भी हो गया। नेक्स्ट है कैपिटल, जो कि ऑलरेडी हमने लिखा होगा 50,000 का, ये देखें फिक्स लायबिलिटी नहीं लिखा हुआ। सो 50,000 का कैपिटल आप यहाँ पे मेंशन कर दें। लास्ट रह गया जी इंश्योरेंस 500 रुपए की। अब जो इंश्योरेंस है उसके लिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, इसको नीचे कर देते हैं और यहाँ पर इंश्योरेंस लिख देते हैं। आज ज्यादातर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे इसलिए जगह ज्यादा ले ली उसने। 500 की इंश्योरेंस है, अमाउंट सेकंड कॉलम में पोस्ट कर दी। So guys, what we have done, these were 4 adjustments, double effect completed, or each and every element present in this trial balance is transferred to income statement and balance sheet. ये वाला हिस्सा भी कंप्लीट कर लिया, ये वाला हिस्सा भी कंप्लीट कर लिया। सो इसका मतलब है अब हम आजाद हैं और अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लें जी, आपको समझ में आनी चाहिए कि सेल तो थी, रिटर्न्स थी नहीं, तो वही सेल्स आपकी फाइनली रिटर्न्स बन जाएंगे। अब यहाँ पर आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पहले कैलकुलेट कर लें। वो कैसे जी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, रिटर्न्स इस क्वेश्चन में थी नहीं, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह से आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पहला पार्ट सॉल्व हो गया और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, दोनों को जमा करके ये अमाउंट आ गई 42। और सेल में से
ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस की तो आपके पास प्रॉफिट आया 57925 और ये चेक करें 57925 ग्रॉस प्रॉफिट हमारा ओके हो गया। चार पार्ट्स में से एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम कैलकुलेशन अपनी स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। इस जगह पर आप सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इस क्वेश्चन में कुछ भी और नहीं था, ये ज्यादातर ये जो इतनी ज्यादा अमाउंट्स नजर आ रही हैं सारे ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। अब चेक करें, ऑपरेटिंग इनकम भी नहीं है, अदर एक्सपेंस भी नहीं है, अदर इनकम भी नहीं है। तो यहाँ पर आप अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर दें। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर से पिक करें। ग्रॉस प्रॉफिट था 57925 और इसमें से लेस करना था ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब देखिए बाकी तो सारे जीरो हैं, आप उनको छोड़ भी सकते हैं। और ये चेक करें 47525 इज योर नेट प्रॉफिट और हमारे पास नेट प्रॉफिट है 47525। तो लेफ्ट वाला पेज कंप्लीट हो गया और आपको याद रहना चाहिए कि जैसे ही ये लेफ्ट वाला पेज कंप्लीट हो आपने सीधा लाइबिलिटी साइड पे आना है और नेट प्रॉफिट को ब्रॉड फॉरवर्ड करना है। वो कौन सा नेट प्रॉफिट जो अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, दिस इज योर नेट प्रॉफिट 47525। और अब हम यहाँ पर भी ओके है, आपके पास कैपिटल है, उसमें ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐड करना है नेट प्रॉफिट, फाइनल अमाउंट आ गई। और कोई चीज यहाँ इस क्वेश्चन में थी नहीं, तो फिक्स लाइबिलिटी इज कंप्लीट। करंट लाइबिलिटी में सिर्फ एक करंट लाइबिलिटी है, वो भी आपने लिख दी 100525। ओके गाइज, यहाँ पर एक चीज हमारी मिसिंग थी, क्रेडिटर्स। तो चेक करें, जब हम डेटर्स को फॉलो कर रहे थे तो चूंकि ये आमने सामने अमाउंट लिखी हुई थी, ये स्किप थी। 8125 के क्रेडिटर्स यहाँ पर मेंशन कर दें 8125। और अब करंट लाइबिलिटीज को दोबारा देख लेते हैं, 8125 थे और 500। ओके गाइज, इस तरह से 108650 108650 ये बैलेंस शीट का आंसर आ गया। अब हम तीन काम कर लिए। लास्ट रह गया है एसेट साइड पे। 35,000 का एक एसेट था, 24 का एक एसेट। फिक्स्ड एसेट्स कंप्लीट हो गए। करंट एसेट्स में कुछ अमाउंट्स हैं तीन, इन तीनों को हम सम कर लेते हैं। 29,400, इन सबको सम करके 49650 आ गया। अब फाइनली आप सम ले लें तीनों तरह के एसेट्स को। इन्वेस्टमेंट थी नहीं और करंट एसेट 49 थे और फिक्स्ड एसेट 59 थे। 108650, 108650। So guys, in this way we have completed all four parts. देखें, अगर आप अच्छे अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, अच्छी अकाउंटिंग का स्किल और नॉलेज अपने पास रखना चाहते हैं, तो मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि इस क्वेश्चन को एक मर्तबा से ज्यादा मर्तबा करें। जब आपकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए कि आपको रेफरेंस लेने की भी जरूरत कम पड़ने चली जाए, सो तब समझिएगा कि आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन गए। सो दीज वर योर फोर पार्ट्स। वी हैव कैलकुलेटेड ग्रॉस प्रॉफिट, देन वी हैव कैलकुलेटेड नेट प्रॉफिट, दिस नेट प्रॉफिट वाज ट्रांसफर्ड ओवर हियर। तो लाइबिलिटी साइड का आंसर भी 108 और एसेट साइड का भी आंसर 108। सो इन दिस वे आवर क्वेश्चन हैज बीन कंप्लीटेड। आई एम श्योर यू पीपल हैव अंडरस्टूड। अगर कोई मसला है भी तो आप प्लीज मैसेज करें, टेक्स्ट करें, कमेंट करें जरूर, ताकि मुझे उसको बताने में, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे कमेंट्स में आंसर देने में और खुशी होगी। मुझे ये पता चल जाएगा कि आप में से जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं या अपनी डिफिकल्टी शेयर कर रहे हैं, उन्होंने लेक्चर को ध्यान से सुना। So the key of success is the practice. So request is same. Please practice this question as many times as you can. Problem हो तो share भी कर लीजिएगा. So that's all about our today's lecture. Thank you very much for your time. It's time to say goodbye. Allah Hafiz.